हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टूडेंट स्टोरिका पे। मैंने जब जो पिछली वीडियो अपलोड की है, मैंने अब सुना उस वीडियो को तो पता लगा कि मुझे उसमें आवाज़ ही बहुत ज़्यादा कम थी। तो कृपया करके वीडियो में कोई वॉइस कम हो या कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पे मैं काम ज़रूर करूँगा। तो आपको पता ही है कि मैं पीजीटी हिस्ट्री का पेपर करवा रहा था। आपको 30 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 20-30 जितने भी होंगे वो हम करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया नहीं था आपको कि 2026 11 फरवरी से अपना बैच आ रहा है, लेक्चरर कैडर फॉर स्पेशली लेक्चरर कैडर और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो उस बैच के माध्यम से आपको रेगुलर वे में क्लासेस दी जाएंगी टॉपिक वाइज, और PYQ वगैरह, टेस्ट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करवाए जाएंगे। ठीक है, और उसी के लिए मैं जो डेमो वीडियोस वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। जो भी कोई वीडियो सुनता है, देखता है, अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे बेनिफिट मिल सकता है तो आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, मिनिमम फीस के साथ हमने स्टार्ट किया है क्योंकि स्टार्टअप है तो इसलिए, और इसलिए आपका चलो टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बैच भी नहीं लेते, अगर आप ओनली वीडियोस यूट्यूब की देखते हो तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन होगा। रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जो PYQ होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की बैकबोन होते हैं। तो हम PYQ करेंगे और उसके माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, 30 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। और आवाज़ कोई इशू आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे या 31 क्वेश्चन पे इस वीडियो में। चलिए, कलिंग का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो मतलब कलिंग का उल्लेख या कलिंग का युद्ध जो 261 BC में अशोक ने किया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 13वां शिलालेख। आपको पता है कि बड़े जो लेख हैं वो 13 मिले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख है? तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, जो प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, इसका जो राइट आंसर है प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोहयुगीन पात्र परंपरा नहीं है? तो लोहयुगीन पात्र जो परंपरा नहीं है इसमें से, तो जो गैरिक मृदा भांड जो है ये लोहयुगीन नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल का है। और ये जो चित्रित दूसर जो मध्य भांड है ये लेटर वैदिक काल का है, लेटर वैदिक काल का है। और जो कृष्ण लोहित है ये मौर्य टाइम पीरियड का है। और ये उत्तरी जो काले हैं ये लेटर मौर्य का काल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ विद सालभंजिका का लेखक कौन है? तो विद सालभंजिका का लेखक जो है वो राजशेखर है। राजशेखर है। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, ये आपका आंसर आपने देना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सप्तांग अंग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग भी सप्तांग अंग है, कोश भी है, जनपद भी है, अमात्या भी है। ठीक है, अमात्या भी है, बट जो पुरोहित है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अशोक के किस अभिलेख में आसीनव का उल्लेख है? तो आसीनव एक पाप माना गया है, पाप के लिए शब्द आया है ये। और ये तीसरे स्तंभ लेख, जो बड़ा लेख है तीसरा, उसमें उल्लेख मिलता है ये आसीनव का, अशोक के। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना है? तो कौन बोलता है कि जो अशोक ने शांतिवादी नीति अपनाई थी कलिंग के युद्ध के बाद, जो उसने
विजय घोष से धम घोष में चेंज कर दिया था, तो उसके जो नीति को मुख्य जो मानता है वो है हेमचंद्र राय चौधरी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो धार्मिक नीति को जो पतन का, डिक्लाइन का कारण मानता है तो हेमचंद्र राय चौधरी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख जो है, झील का उल्लेख, ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो, ठीक है, या रुद्र दमन हो, अशोक हो, और एक 4 शासकों का नाम आता है और उनके मंत्रियों का इस जो अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। औरांती गुफा अभिलेख आपको पता ही है, कलिंग से रिलेटेड ही है। और ये जो है, इसमें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख आंती गुफा अभिलेख में मिला हुआ है। और जो धनदेव अयोध्या अभिलेख है, इसमें भूमिदान का पहला उल्लेख मिला हुआ है, जो लेटर मौर्य से जुड़ा हुआ है, धनदेव अभिलेख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय शिलालेख से शून्य का पहला साक्ष्य मिला? तो किस अभिलेख में या शिलालेख में शून्य का उल्लेख मिला है? तो भोजदेव का ग्वालियर लेख है। भोजदेव का ग्वालियर जो लेख है उसमें शून्य का उल्लेख आपको मिला है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बोला ही है कि जो खारवेल का आंती गुफा अभिलेख है, जो ये इसमें कलिंग का उल्लेख मिलता है, और ये इसमें भारतवर्ष का पहला उल्लेख मिलता है। इसकी स्पेशल जो बात है, फैक्ट जो याद रखने वाला बात है कि भारतवर्ष का पहला उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, सुमेलित कौन सा नहीं है, मैच कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि जो हर्ष है उसकी रत्नावली है, ये सही है। शूद्रक की मर्च कटिक्का है। राजशेखर की जो है मुद्रा राक्षस नहीं है, क्योंकि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की है। और देवी चंद्र गुप्तम भी जो है वो विशाख दत्त की। तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस वाला, क्योंकि उसने सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रसिद्ध कलाकार V.S. अग्रवाल के अनुसार कौन सा स्थल गांधार कला का केंद्र नहीं था? तो गांधार आपको पता ही है, 2 कला है, मथुरा जो कनिष्क के समय पॉपुलर ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो ये गांधार जो है वो गांधार कला से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब तक्षशिला हो या पुष्कलावती हो या कपिसा हो, ये वाले जो तीनों जो है वो गांधार कला से जुड़े हुए हैं, मतलब गांधार कला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रामगुप्त की ऐतिहासिकता का उल्लेख नहीं करता? तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता का उल्लेख नहीं करता तो वो है मुद्रा राक्षस। कौन सा है? मुद्रा राक्षस। और कौन कौन सा करता है? तो देवी चंद्र गुप्तम करता है, हर्षचरित करता है, और काव्या मीमांसा करता है। देवी चंद्र गुप्तम किसका है? तो विशाख दत्त की है। हर्षचरित किसका है? भानभट्ट की है। काव्य मीमांसा किसका है? तो ये है, ये आप कमेंट में बताओगे जो काव्य मीमांसा है वो इसका राइटर कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गुप्त युगीन उदयगिर गुहा अभिलेख में किस गुप्त सचिव का उल्लेख मिलता है? तो गुहा अभिलेख जो है सचिव, गुप्त सचिव का उल्लेख मिलता है, तो वीरसेन का उल्लेख मिलता है, वही वीरसेन का। चलिए, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है? तो सूर्य पूजा का जो उल्लेख मिलता है, तो इंदौर का जो ताम्रपत्र शिलालेख है उसमें सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो है लगभग ये जो है स्कंदगुप्त के ही अभिलेख है। बट सूर्य पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका इंदौर ताम्रपत्र शिलालेख। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में किस कर का उल्लेख नहीं मिलता है? तो तुलम्य कर का जो उल्लेख है हर्षकालीन ताम्रपत्रों में नहीं मिलता है। भाग का मिलता है, हिरण्य का मिलता है, और बल या बिल जो भी है इसका भी उल्लेख मिलता है। भली है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायस्थ एक जाति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ का एक जाति के रूप में सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो कायस्थ का सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो कायस्थ का सबसे पहले उल्लेख मिलता है जाति का ओसनस स्मृति में। ओसनस स्मृति में।
किस विदेशी यात्री ने मूल थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? तो मूल थानपुर का जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख किया है ह्यून सांग ने। ह्यून सांग जो लगभग 629 या 42-45 तक यहाँ पर रहा था, आपको पता ही है। हर्षवर्धन के समय आया था और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय भी ये आया था उधर। ठीक है, ह्यून सांग। किस अभिलेख में हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को दान दिए जाने का विवरण है? तो किस अभिलेख में हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा गांव को दान दिए जाने का विवरण मिलता है? तो ये है मधुबन अभिलेख। कौन सा अभी? मधुबन का अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये विंध्य शक्ति है तो वाकाटक संस्थापक है ये वाकाटक का। अभीर जो है वो ईश्वर सेन, वर्धन जो है पुष्यभूति वंश संस्थापक है ये सभी। और जो राष्ट्रकूट का जो है वो दंती दुर्ग जो है इसका संस्थापक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोविंदराज नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? तो न्याय का जो है वो आपको पता है गौतम है, पूर्व मीमांसा जो है वो जेमिनी है, और जो वैश्विक है वो कनाद है। उत्तर मीमांसा के शंकर नहीं है। उत्तर मीमांसा कौन है? शंकर नहीं है, ये गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आरपी त्रिपाठी की जो पुस्तक है राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सही है। ताराचंद जो राइटर है उसका फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सही है। मोहम्मद हबीब द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर ये इसकी नहीं है, ये मोहम्मद हबीब की नहीं है, ये इरफान हबीब की है। इरफान हबीब की है ये पुस्तक, जो द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर। और मुस्लिम आ जाए तो ये WH शायद मोरलैंड की है। मुस्लिम आ जाए तो हाँ, ये नीचे लिखी हुई है एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, तो WH मोरलैंड ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया का राइटर कौन है? इरफान हबीब। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अनसब के संबंध में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सत्य है? तो अनसब एक शब्द है, तो उसके लिए सही जो अर्थ है वो यह पूर्व इस्लाम काल में अरब के बीच वंशावली लिखने की परंपरा है। मतलब अरबों के काल में जो वंशावली लिखी जाती थी उसके लिए ये अनसब शब्द आया है। पता होना चाहिए आपको अनसब शब्द कहाँ आया है। राइटिंग पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लो, सुनने पे फोकस करो। जो फैक्ट बोलता हूँ मैं वो आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, नोट्स में, जो भी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही युगम का चयन करिए। तो रियाज उल इंसा एनुल मूक के पत्र का संकलन है, सही है, ये फैक्ट है, याद रखने वाले हैं। ठीक है, रियाज उल इंसा एनुल मुल्क के पत्रों का संकलन, इंसा ए महरू महमूद गवा के पत्रों का संकलन, और तारिक रसीदी कश्मीर का इतिहास नहीं है ये। ठीक है, तारिक रसीदी और मखजान ए अफगानी लोधी वंश के शासकों का वर्णन है, ये सही है। मखजान ए अफगानी लोधी वंश के शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट है, तबकात नासरी के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। तो यह तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ये सही है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसको एक बार डाउट में रखो, कोई बात नहीं, बाद में आपको क्लियर करा दूंगा इस क्वेश्चन को मैं, कोई बात नहीं। देखो स्टार्टिंग है, क्योंकि ना कुछ कारणों की वजह से हम इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, कोई नहीं मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हाँ, ये आ गया। सरकी राजवंश के आपको ऑर्डर लगाना, जो शासकों का ऑर्डर है, तो पहला जो इसका शासक है वो है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह के बाद आएगा इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह के बाद आएगा महमूद शाह,
महमूद शाह, और महमूद शाह के बाद लास्ट आएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। ठीक है, पहले कौन सा आएगा? मुबारक शाह आएगा, फिर इब्राहिम शाह आएगा, फिर महमूद शाह आएगा, फिर मोहम्मद शाह आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, कई बार पेपरों में आए हुए हैं। दिलावर खान गोरी का शासक कहाँ का शासक था? दिलावर खान गोरी जो है वो मालवा का शासक था। दिलावर खान गोरी, दिलावर भी बोलते हैं बट इसको दिलावर लिखा होता है वहां पर, दिलावर खान। ठीक है, चलिए। विजयनगर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंश को क्रम अनुसार विस्तृत कीजिए। तो ये तो आपको सभी को पता है कि पहले संगम है, पहले 3 आएगा, संगम के बाद सालूब आएगा, सालूब के बाद तुलूब आएगा, और तुलूब के बाद आरविडू आएगा, तुलूब के बाद आरविडू आएगा। तो संगम, सालूब, तुलूब और आरविडू। ठीक है, चलते हैं। सी आंसर आपको पता ही है, मैंने क्लिक भी किया हुआ है। मैंने बोला था आपको कि ये PDF इसमें लगे हुए हैं, नेक्स्ट से आपको ये नहीं होगा, ऐसा खाली मिलेगा आपको। जो भी है क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप टेंशन मत करो, बहुत मिलेंगे, और ये ही मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करवाएंगे। सरे जानदार, तो सरे जानदार जो पद है वो सुल्तान का अंगरक्षक या जो बॉडीगार्ड बोलते हैं वो हम बोलेंगे। दीवान इस्तिहाक, तो दीवान इस्तिहाक जो है वो पेंशन विभाग से संबंधित है। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत जो है वो सुल्तान का मित्र होता है या विश्वास पात्र अधिकारी की एक परिषद है। और मजूमदार, मजूमदार जो आपको नाम से पता लग रहा है, आय व्यय के हिसाब रखने वाला अधिकारी, जो फाइनेंशियल से संबंधित है, वो है कौन? मजूमदार। ठीक है, सी आंसर होगा इसका, राइट डाल लीजिएगा, क्लिक किया हुआ है पहले ही ऑलरेडी। तो हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जमियत खाना जो मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो जमियत खाना जो मस्जिद सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और उखा मस्जिद, उखा मस्जिद, उखा मस्जिद है मुबारक शाह खिलजी, जो खिलजी वंश का लगभग आखिरी शासक है, मुबारक शाह खिलजी, इसने बनवाई थी, मुबारक शाह खिलजी। और आदिलाबाद का किला जो है वो फिरोज शाह, नहीं, आदिलाबाद का जो किला है, हाँ आदिलाबाद का किला है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और कुश्क ए शिकार का जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुश्क ए शिकार फिरोज शाह तुगलक, आदिलाबाद का किला एम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक, उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी, और जमियत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। व्हाट इज ए दीवान इशरफ? तो दीवान इशरफ जो है वो लेखा परीक्षक, लिखने वाला, ऑडिटर बोल देंगे हम इसको, है ना, आज के भाषा में ऑडिटर बोल देंगे, लिखने वाला। ठीक है, लेखा परीक्षा विभाग कौन? दीवान इशरफ। और इस्तिहाक कौन था? पेंशन विभाग। इस्तिहाक कौन था? पेंशन विभाग। और मजूमदार कौन था? मजूमदार कौन था भी? तो मजूमदार था कौन सा? आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है, किस इतिहासकार का कथन है कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। ये ना आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, किसी ने इसको ईश्वर प्रसाद माना है और किसी ने आरपी त्रिपाठी माना है। तो हरियाणा का पेपर जो है उसमें ईश्वरी प्रसाद राइट माना गया है, तो देख लेना, कोई नहीं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। किसका कथन है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है? तो बलबन बोलते हैं। बलबन आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के राज सब का करता है। और याद रखना, बलबन जो है वो ड्रेस कोड अपने दरबार में स्टार्ट करने वाला या प्रारंभ करने वाला कौन है? वो बलबन है। ठीक है, कौन है? और जो ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने दरबार में भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी को प्रारंभ किया था या स्टार्ट किया था? तो वो हम बोलेंगे FST। तो हम बोलेंगे क्या? FST। और इल्तुतमिश को आपको पता ही है, गुलामों का गुलाम बोला जाता है इसको, है ना, और मकबरों का पिता बोला जाता है। इल्तुतमिश को मकबरों का पिता बोला जाता है। ठीक है, और बलबन को खुफिया कातिल
खुफिया कातिल किसने बोलना है बलबन को भी? खुफिया कातिल, तो बलबन को खुफिया कातिल बोलना है बर्नी ने। और याद रखना जैसे ही बलबन की मृत्यु होगी 1286 के लगभग, और उसी वक्त 1286 में बर्नी का जन्म होता है। और ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है भी, ऐसा कौन सा राइटर है जिसका जो अंत जो है वो बहुत ही बुरा समय बीता था, क्योंकि जेल में बीता था, तो वो बर्नी ही है। बर्नी का जो समय आखिरी समय वो जेल में बीता था। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है नेट में, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लिखने पे भले ही सुनने फोकस करो, आपको जितने फैक्ट होंगे वो आप ऐड कर सकते हो अपनी नोट्स वगैरह में। किस सुल्तान की उपाधि शाइस्ता खान है? तो शाइस्ता खान उपाधि जो है वो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, 1290 से 1296। ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? तो गैसुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है 1320 से 1325। ठीक है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है? तो 1210 से लेके 1236 तक। ठीक है, 1236 तक। ये क्या होगा? एक मिनट रुकिए, आवश्यकता, एक मिनट, चलो हो जाता है कभी कभी, एक मिनट रुकिए। कितने क्वेश्चन पे थे हम? तो हम थे, ये वाला हो गया था। हाँ, बस ये लास्ट कराएंगे हम, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, और नेक्स्ट वीडियो में ये 100 के 100 क्वेश्चन हम पूरे कर देंगे। लास्ट हम ये करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो खानदेश, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो खानदेश में कौन सा वंश था? तो खानदेश में जो था वंश वो फारूकी वंश था। बरार में कौन सा वंश था? बरार में इमाद शाही वंश था। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था। और अहमदनगर में कौन सा वंश था? तो निजाम शाही। रैंडमली आपको मैं वीडियोस वगैरह पूछता रहूँगा। अभी खानदेश में कौन सा था? तो फारूकी वंश था। बरार में कौन सा था? इमाद शाही वंश था। और गोलकुंडा में कौन सा था? कुतुब शाही वंश। और अहमदनगर में कौन सा था? निजाम शाही वंश। लगभग 64 के अराउंड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आती है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरे 100 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिवीजन करना चाहता है तो वो उसको ये जो फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, इसका नुकसान नहीं होना है, उसका इसको नुकसान नहीं होना है। जुड़ जाइए, ठीक है, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। और तैयारी बरकरार रखिए। देखिए, अगर किसी भी पेपर की, आपको पता है पंजाब में बोल रहे हैं ना, लेक्चरर, कैडर, असिस्टेंट और प्रोफेसर की, तो तैयारी बरकरार रखिए आप। हम सोच रहे हैं कि तैयारी जब आएगी, नहीं हुई, तैयारी बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करना, कोई भी कमी हो, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोलोगे, आप बोलोगे जैसे जैसे आप देखो, आपका अगर साथ मिलेगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो वैसे वैसे वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, वीडियो की क्वालिटी वगैरह, मेरी फ़ोटो, सब कुछ धीरे धीरे होगा। बस आपकी देखने को डिपेंड करता है भी आप कैसे करते हो।